नमस्कार दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में गुलशन नाम का एक लड़का रहता था। वह गांव भर की गाय भैंसों को चराकर अपना और अपनी बूढ़ी माँ का गुजारा चलाता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और अब वह अपनी माँ के साथ एक टूटे फूटे छप्पर में रहता था। गर्मियों के उन दिनों में लगातार बीमार रहने के कारण उसकी माँ भी चल बसी। अब गुलशन पूरी तरह अकेला रह गया था। गर्मियों में घास भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे गाय भैंसों को चराने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब उसे किसी तरह का कोई डर नहीं लगता था। गांव वाले जिस श्मशान की तरफ शाम होने के बाद जाने से झिझकते थे, गुलशन बिना किसी डर के उधर चला जाता। लोगों के डर का कारण यह था कि उस श्मशान में रात के समय कभी कभी एक रहस्यमयी रोशनी चमकती दिखाई देती थी। एक बार गुलशन ने अपनी माँ से इस रोशनी के बारे में पूछा था। तब माँ ने उसे कसम देकर श्मशान की तरफ न जाने के लिए मना किया था। पुराने समय में कसम का बहुत महत्व होता था और लोग कसम न तोड़ने के लिए जान तक दे देते थे। एक रात जब गुलशन सोचने के लिए खेतों की तरफ चला गया, उसी रात उसे श्मशान में फिर वह रोशनी दिखाई दी। अब उसकी माँ नहीं थी, इसलिए कसम का भी कोई मतलब नहीं रहा। उत्सुकता बढ़ने पर वह दबे पांव श्मशान की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने देखा कि वह रोशनी कोई आग की लौ थी। कोई चूल्हा जल रहा था और उसके पास एक स्त्री बैठी हुई थी। गुलशन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गांव वालों की कहानियां याद आईं। जरूर यह कोई भूतनी है, उसने मन ही मन सोचा। डर तो लग रहा था, मगर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उस स्त्री का रूप साफ होता गया। वह एक युवती थी, अद्भुत सुंदरता की। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वह चूल्हे पर कुछ पका रही थी और उसके हाव भाव में कोई डरावनापन नहीं था। गुलशन हैरान था, इतनी सुंदर औरत यहाँ इस उजाड़ श्मशान में क्या कर रही है। तभी युवती ने सिर उठाया और सीधे गुलशन की ओर देखते हुए मधुर स्वर में पूछा, क्या तुम रोटी खाओगे? गुलशन को भूख तो नहीं थी, मगर उसके मुंह से बिना सोचे समझे हाँ निकल गया। युवती ने एक पत्ते पर साग रोटी परोसकर उसे दी। गुलशन ने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, वह चकित रह गया। इतना स्वादिष्ट भोजन उसने जीवन में कभी नहीं खाया था। माँ के बाद तो उसे बस सूखी रोटियां ही नसीब होती थीं। उसने डटकर भोजन किया। पेट भर जाने के बाद उसने डकार ली और बोला, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। युवती मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें रोज ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। खाने का लालच और अकेलेपन से उपजी तलाश गुलशन के लिए इस प्रस्ताव को ठुकराना मुश्किल बना रही थी। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। युवती ने तुरंत अपनी चुनरी उतारी और गुलशन के ऊपर डाल दी। चुनरी के स्पर्श मात्र से ही गुलशन के चारों ओर अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने स्वयं को एक भव्य महल के सुसज्जित कक्ष में पाया। चारों ओर रेशम के पर्दे, सोने चांदी के बर्तन और खुशबूदार फूलों की महक थी। गुलशन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह जमीन पर बिछे मखमली गद्दों पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजा खुला और वही सुंदर युवती अंदर आई। उसने गुलशन को देखा और मधुर स्वर में हंसते हुए कहा, उठो, हम तुम्हें स्नान कराते हैं। गुलशन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह कुछ पूछना चाहता था, मगर हर बार युवती उसे चुप रहने का इशारा कर देती। आखिरकार उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। स्नानागार एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ दो अधेड़ उम्र के सेवकों ने उसे चांदी के टब में बैठाकर सुगंधित तेलों और इत्र से स्नान कराया। फिर उसे नए महीन रेशम के वस्त्र पहनाए गए। जब गुलशन ने शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं को देखा, तो वह अपनी ही शक्ल पर हैरान रह गया। वह साधारण सा गंवार ग्वाला कहाँ और यह राजकुमार जैसा रूप कहाँ से आ गया? तभी एक और सुंदर युवती कक्ष में आई और उसका हाथ पकड़कर एक दूसरे कमरे में ले गई। वह कमरा भोजन कक्ष था, जहाँ एक लंबी मेज पर तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और फल सजे हुए थे। खाने की सुगंध से गुलशन के मुंह में पानी भर आया। वह खाने की ओर बढ़ ही रहा था कि युवती ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, यह सब खाना तुम्हारे लिए ही है, मगर खाने से पहले तुम्हें एक शर्त माननी होगी। भूख से बेहाल गुलशन कुछ भी करने को तैयार था। उसने तुरंत कहा, जो भी शर्त हो मैं मानने को तैयार हूँ। युवती बोली, तुम्हें हमारे लिए भैरव बाबा को यहाँ लेकर आना होगा। गुलशन के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं लगा। भैरव बाबा गांव के एक तांत्रिक थे।
जिनसे गुलशन और उसकी माँ का पुराना नाता था। जरूरत पड़ने पर बाबा ने उनकी मदद भी की थी, मगर गुलशन को समझ नहीं आ रहा था कि इस सुंदर युवती को बाबा से क्या काम है। शायद कोई समस्या होगी, उसने सोचा। उसने तुरंत हामी भर दी और जल्दी जल्दी स्वादिष्ट भोजन करने लगा। भोजन के बाद एक तीसरी सुंदर युवती प्रकट हुई। उसने कहा, मैं रूपनगर की राजकुमारी हूँ। भैरव बाबा से मुझे कुछ काम कराना है, इसलिए तुम्हारे द्वारा उन्हें यहाँ बुलाना चाहती हूँ। फिर राजकुमारी ने गुलशन का हाथ पकड़ा और महल के बगीचे की ओर ले गई। बगीचे में ऐसे ऐसे दुर्लभ फूल खिले थे जिनके बारे में गुलशन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बगीचे के बीचों बीच फूलों से सजा एक बड़ा कमरा था। राजकुमारी गुलशन को उस कमरे में ले गई और अपने सौंदर्य का जादू बिखेरने लगी। गुलशन उसके मोहपाश में बुरी तरह फंस गया। उस रात वे दोनों उसी कमरे में रहे। अगली सुबह से गुलशन के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। हर दिन उसे स्वादिष्ट भोजन, महीन वस्त्र और राजकुमारी का साथ मिलने लगा। वह इस आराम और सुख के जीवन में इतना डूब गया कि उसे अपना पुराना जीवन, अपना छप्पर, अपना गांव, सब कुछ भूलता चला गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह स्वर्ग में है या धरती पर। राजकुमारी का जादू उस पर इस कदर चढ़ चुका था कि अगर वह कहती आकाश से चांद तोड़ लाओ तो गुलशन उसके लिए सीढ़ी लगाने को तैयार हो जाता। कई दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन राजकुमारी गुलशन को महल के एक गुप्त दरवाजे के पास ले गई। दरवाजा हटाते हुए वह बोली, गुलशन, अब तुम्हें वापस गांव जाना होगा। वहां जाकर भैरव बाबा को लेकर आओ। जैसे ही तुम बाबा के साथ गांव से निकलोगे, 3 ताली बजाना, मैं तुरंत आकर तुम्हें ले जाऊंगी। गुलशन ने सहमति में सिर हिलाया। राजकुमारी ने फिर से अपनी चुनरी उसके ऊपर डाल दी और गुलशन फिर बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह अपने गांव के पास नदी किनारे स्थित एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसके शरीर से राजसी वस्त्र गायब थे और वह फिर से फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। उसे बहुत दुख हुआ, मगर फिर उसने सोचा, चलो भैरव बाबा को लेकर जल्दी से वापस चलते हैं, फिर वही सुख सुविधा वाला जीवन मिलेगा। वह उठा और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ गांव वाले मिले, मगर हैरानी की बात यह थी कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। लोग सीधे उसके शरीर से होकर गुजर रहे थे, मानो वह हवा हो। गुलशन ने कुछ लोगों को आवाज दी, मगर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वह एक भूत की तरह था जिसे कोई देख या सुन नहीं सकता था। यह बात उसे डराने के बजाय और भी उत्सुक बना रही थी। आखिरकार वह भैरव बाबा की कुटिया की ओर चल पड़ा। भैरव बाबा की पत्नी, जो एक सुंदर और गंभीर महिला थीं, ने दरवाजा खोला। उन्होंने गुलशन को देखते ही पहचान लिया और बोली, अरे गुलशन, तुम इतने दिन कहाँ थे? बाबा तो किसी काम से बाहर गए हैं, शाम तक लौटेंगे। गुलशन ने राहत की सांस ली कि कम से कम बाबा की पत्नी तो उसे देख पा रही थी। वह कुटिया के बाहर बैठकर बाबा का इंतजार करने लगा। शाम होते होते भैरव बाबा वापस आए। जैसे ही उनकी नजर गुलशन पर पड़ी, उनके चेहरे के भाव बदल गए। उनके चेहरे पर भय उतर आया और आंखों में एक गहरी चिंता उभर आई। बिना कुछ कहे उन्होंने गुलशन का हाथ पकड़ा और उसे कुटिया के पीछे ले गए। वहां उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाए और अचानक ही दोनों के सामने एक झोपड़ी नुमा दरवाजा प्रकट हो गया। अंदर जाकर गुलशन हैरान रह गया। बाहर से तो वह एक साधारण झोपड़ी लग रही थी, मगर भीतर एक विशाल खंडहर हो चुका महल था। बाबा वहां खड़े होकर मंत्रों का जाप करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वह इस खंडहर के हर कोने से परिचित हों। फिर वह एक गोल पत्थर के पास गए और उसे हटा दिया। पत्थर के नीचे एक गुप्त सुरंग का रास्ता खुला था। बाबा ने गुलशन को संकेत किया और दोनों अंदर उतर गए। कुछ देर चलने के बाद वे एक खुले स्थान पर पहुंचे, जहां बाबा ध्यान मुद्रा में बैठ गए। बाबा ने घबराते हुए कहा, तू कहां जाकर फंस गया है? मैं और तेरी माँ तुझे हमेशा समझाते थे कि श्मशान की तरफ रात के समय मत जाना करो। गुलशन ने डरते डरते अपनी पूरी कहानी बाबा को सुनाई। श्मशान की रोशनी, सुंदर युवती, स्वादिष्ट भोजन, राजमहल और राजकुमारी का प्रस्ताव। बाबा का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा, गुलशन, तूने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि तू जिंदा कैसे बच गया। गुलशन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, खाने पीने और आराम के लालच में मैंने यह सब किया, मगर जब से गांव आया हूँ तब से पता चला कि मुझे कोई देख भी नहीं सकता। अब तो मैं भी उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। बाबा ने कुछ क्षण आंखें बंद करके सोचा, फिर बोले, तुझे उस जाल से छुड़ाने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सुन, मैं तुझे एक सच्चाई बताता हूँ। जो युवती मेरे साथ रहती है वह मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक भूतनी है। मैंने उसे अपने वश में किया हुआ है और जिस राजकुमारी ने तुझे फंसाया है वह उसी भूतनी की बहन है। वह
वह तुझे माध्यम बनाकर मुझे वहाँ ले जाना चाहती है ताकि वह अपनी बहन को मेरे कब्जे से आजाद कर सके। यह सुनकर गुलशन को गहरा धक्का लगा। बाबा के साथ रहने वाली वह साधारण सी दिखने वाली युवती भी भूतनी निकली। अब उसे समझ आया कि उसने कैसे उसे एक ही नजर में पहचान लिया था। बाबा बोले, गुलशन, अगर तू समझदारी से काम ले तो यह भूतनी तेरे साथ पत्नी बनकर रह सकती है, नहीं तो तेरी जान को खतरा है। बता, तू तैयार है? गुलशन के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उसने हाँ में सिर हिला दिया। बाबा ने अपने थैले से एक चमकदार चुनरी निकाली और कहा, गुलशन, यह उसी युवती की चुनरी है जो मेरे साथ रहती है। जब तक यह चुनरी मेरे पास है तब तक वह मेरे वश में रहेगी। तुझे भी उस प्रेतनी की चुनरी अपने कब्जे में लेनी होगी। यह सुनकर गुलशन के मन में उस सुंदरी को हमेशा के लिए पाने की लालसा जाग उठी। बाबा ने आगे कहा, अगर मैं तेरे साथ चला तो वह शक्कर जाएगी और हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं तुझे एक जादुई गोली देता हूँ। जैसे ही तू उसकी चुनरी को अपने कब्जे में लेगा, तुरंत इस गोली को मुंह में डाल लेना। मैं तुझे वहाँ से खींच लूंगा। याद रखना, मेरी विद्या वहाँ सिर्फ एक पहर लगभग 3 घंटे तक ही काम करेगी। गुलशन अब एक भारी संकट में फंस चुका था, मगर वापस जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने बाबा से पूछा, बाबा, जब मैं वहाँ जाऊंगा तो वह पूछेगी कि मैंने आपको क्यों नहीं लेकर आया, तब मैं क्या जवाब दूं? बाबा ने कहा, तू कह देना कि तूने मुझे बांधकर एक गुप्त जगह पर छुपा दिया है, बस कोशिश करना कि उसकी चुनरी तेरे हाथ लग जाए। इतना कहते ही बाबा ने अचानक गुलशन के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाया। गुलशन को झटका लगा और वह बेहोश हो गया। होश आया तो वह फिर से उसी श्मशान के पास पड़ा हुआ था। आधी रात हो चुकी थी। गुलशन ने बाबा द्वारा बताई विधि के अनुसार 3 ताली बजाई। तुरंत ही उसे एक तेज झटका लगा और वह फिर से उसी राजमहल में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसकी नजर उस सुंदर प्रेतनी पर पड़ी जिसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने कड़कती आवाज में पूछा, भैरव बाबा कहाँ हैं? गुलशन ने बाबा द्वारा सिखाई गई झूठी कहानी सुनाई। प्रेतनी को पूरा भरोसा तो नहीं हुआ, मगर उसने विश्वास कर लिया। कुछ देर बाद वही 2 बुजुर्ग सेवक आए और गुलशन को स्नान कराकर निर्वस्त्र अवस्था में बगीचे वाले कमरे में ले गए। कमरे में वही राजकुमारी मुस्कुराते हुए खड़ी थी। दोनों ने फिर से रात बिताई, मगर इस बार गुलशन को अपना लक्ष्य याद था। जैसे ही राजकुमारी गहरी नींद में सोई, गुलशन ने चुपचाप पलंग से नीचे पड़ी उसकी चुनरी उठाई और तुरंत बाबा को दे दी। जादुई गोली मुंह में डालते ही गुलशन को लगा जैसे कोई शक्तिशाली हाथ उसे खींच रहा हो। वह तुरंत उसी खंडहर महल में पहुंच गया जहां भैरव बाबा हवन कुंड जलाए बैठे थे। गुलशन अभी भी निर्वस्त्र था। बाबा ने उसे वही चुनरी कमर में लपेटने को कहा। गुलशन ने वैसा ही किया। बाबा ने लगातार 1 घंटे तक हवन किया और मंत्रों का जाप किया। हवन पूरा होने के बाद बाबा ने गुलशन को उसके घर भेज दिया और सख्त हिदायत दी, यदि आप चाहें तो मैं इस भाग को भी वैसी ही शुद्धि के साथ आगे बढ़ाकर लिख दूं जैसे कि गुलशन के गांव लौटने के बाद क्या हुआ, लोगों की प्रतिक्रिया और भैरव बाबा की शर्तें। यह चुनरी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, इसे हमेशा अपने पास रखना। और इस तरह गुलशन एक अदृश्य यात्रा से लौटकर अपने गांव पहुंचा, जहां उसकी वास्तविक जिंदगी का दूसरा और सबसे अनोखा अध्याय शुरू होने वाला था। गुलशन जब अपने गांव की ओर चला तो उसके मन में अजीब सी उलझन थी। एक तरफ वह भैरव बाबा द्वारा दिए गए रहस्यमय ज्ञान और अपनी कमर से बंधी उस चुनरी को लेकर आश्वस्त था, तो दूसरी तरफ अदृश्य होने की अनुभूति ने उसे विचलित कर रखा था। वह सोच रहा था, क्या मैं वाकई में वापस अपनी सामान्य दुनिया में लौट पाऊंगा? आधा रास्ता तय करने के बाद अचानक उसका बचपन का दोस्त रमेश सामने आ गया। रमेश ने उसे देखते ही पुकारा, अरे गुलशन, तू इतने दिन कहाँ गायब था? सबने तो सोचा कि तू कहीं चला गया। और यह क्या औरतों की चुनरी तूने अपनी कमर में क्यों बांध रखी है? रमेश की यह बात सुनकर गुलशन के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। उसे देखा जा सकता था वह फिर से सामान्य हो चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और झूठ बोलते हुए कहा, अरे यार, कुछ जरूरी काम से दूसरे गांव चला गया था। यह चुनरी वहां किसी ने भेंट की थी। रमेश ने उसकी बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया और गांव की ताजा खबरें सुनाने लगा। गांव पहुंचते ही गुलशन को हर कोई यही सवाल पूछता, गुलशन, तू इतने दिन कहाँ था? और गुलशन सबको वही झूठी कहानी सुनाता रहा। जब वह अपने टूटे फूटे छप्पर में पहुंचा तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। यह उसका अपना घर था, अपनी मिट्टी। उसने चुनरी को अपनी कलाई पर मजबूती से बांध लिया और पुरानी चारपाई पर लेट गया। शरीर और मन की थकान ने उसे जल्दी ही गहरी नींद में सुला दिया। थोड़ी देर बाद उसे चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर और नजदीक थी कि उसकी नींद टूट गई। उसने आंखें खोली तो देखा वही सुंदर प्रेतनी जिसे वह राजकुमारी समझता था, उसके
उसके घर के चूल्हे के पास बैठी रोटी बना रही थी। उसके हाथों में चूड़ियां थीं और चेहरे पर एक सहज गृहिणी जैसी मुस्कान थी। गुलशन की आंखों के सामने यह दृश्य किसी सपने जैसा था। प्रेतनी ने मुड़कर देखा और मीठे स्वर में बोली, उठ गए, रोटी तैयार है। गुलशन खुशी से भर गया। यह कोई सपना नहीं, हकीकत थी। भैरव बाबा की विद्या ने काम कर दिया था। अगली सुबह भैरव बाबा आए और उन्होंने गुलशन और प्रेतनी का विधिवत विवाह करा दिया। गांव वालों के लिए यह एक आश्चर्य था कि गुलशन जैसा गरीब लड़का इतनी सुंदर स्त्री को कहां से ले आया, मगर विवाह के बाद सब ने उसे स्वीकार कर लिया। गुलशन का जीवन पूरी तरह बदल गया। भैरव बाबा ने उसे तंत्र विद्या की बारीकियां सिखाना शुरू किया। गुलशन, जो कभी सिर्फ एक साधारण ग्वाला था, अब गाँव वालों की छोटी मोटी समस्याओं, बीमारियों और परेशानियों का समाधान करने लगा। धीरे धीरे उसकी गिनती गांव के सम्मानित लोगों में होने लगी। प्रेतनी, जिसका नाम अब लोगों ने रमला रख दिया था, गांव की औरतों के साथ घुल मिल गई। वह मीठा बोलती, सबकी मदद करती, मगर एक बात सबको हैरान करती थी, वह कभी बूढ़ी नहीं होती थी। साल बीतते गए मगर उसके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं आई। उसका रूप वैसा का वैसा ही रहा। गांव वालों ने इसे भैरव बाबा और गुलशन की तांत्रिक शक्तियों का करिश्मा मानकर स्वीकार कर लिया। गुलशन और रमला के दो पुत्र हुए। बड़े का नाम कमलेश रखा गया और छोटे का नाम रामू। दोनों बच्चे एकदम सामान्य और स्वस्थ थे। समय बीतता गया। गुलशन ने मेहनत करके अपनी जमीन खरीदी और एक सफल किसान बन गया। गांव वालों ने उसे बैलगाड़ी भेंट की। उसका परिवार अब समृद्धि और खुशहाली से भर गया। लड़के बड़े हुए, जवान हुए और उनके विवाह हो गए। गुलशन के घर में दो बहुएं आ गईं। अब उसका छोटा सा परिवार एक बड़े संयुक्त परिवार में बदल चुका था। मगर आज भी रमला उतनी ही युवा और सुंदर दिखती थी जितनी पहले दिन थी। बहुएं अपनी सास से उम्र में भी छोटी लगती थीं। यह बात कभी कभी उनके मन में सवाल खड़े कर देती, मगर वे चुप रहती। एक दिन पड़ोस में एक समारोह था। सबने गुलशन की पत्नी से नाचने का आग्रह किया। उसने कहा कि बिना अपनी चुनरी के वह नहीं नाच सकती। गुलशन ने सोचा कि अब तो परिवार बस गया है, वह कहाँ जाएगी। यह सोचकर उसने चुनरी दे दी। चुनरी ओढ़कर प्रेतनी ने नाचना शुरू किया और नाचते नाचते वह हमेशा के लिए गायब हो गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर अफरा तफरी मच गई। सबको अब समझ में आ गया था कि रमला कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक प्रेतनी थी जो चुनरी के जादू से बंधी हुई थी। गुलशन वहीं खड़ा रह गया, अपनी भूल पर पश्चाताप करता हुआ। उसकी आंखों के सामने से उसका सुख चैन, उसकी पत्नी, उसके बच्चों की माँ, सब कुछ छिन गया था। गांव वाले अब उसके परिवार को भूतनी का कुल कहकर बुलाने लगे, मगर गुलशन के बेटे कमलेश और रामू पूरी तरह सामान्य इंसान थे। उन्होंने और उनकी पत्नियों ने गांव वालों के व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना जारी रखा। गुलशन ने फिर कभी शादी नहीं की। वह अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ रहा। समय के साथ सब कुछ बदल गया, मगर जब भी गांव में किसी को रात के सन्नाटे में चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती, लोग कहते, देखो रमला फिर आई है अपने गुलशन को देखने। जय माता दी दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।